बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको हमेशा की तरह बताते हैं बाजार में आज का पूरा कारोबार, पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हो स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जो खास मेहमान है आज, परिचय करा दे सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है जिनसे हम अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई रिपोर्ट समझेंगे। कुशल गुप्ता से हम जानेंगे बाजार का पूरा आज हाल कैसा रहा, यूएस इलेक्शन वीक में कैसी रही सेक्टर्स की चाल, साथ ही कैसे रहे सन फार्मा के नतीजे हमें बताएंगी देवांशी, अदानी पोर्ट के नतीजों का रिव्यू हमें देंगे दीपांशु भंडारी, एसबीआई के नतीजों का पूर्वानुमान देंगी पूजा त्रिपाठी। बातचीत शुरू करें उससे पहले कारोबार आज बाजार का कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन था और आज बाजार में शानदार तेजी दिखी। शुरुआत से ही बाजार में जोश बना हुआ था, साथ ही बैंकिंग और वित्तीय शेयर में खरीदारी ने बाजार का जोश और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सेंसेक्स 504 अंक चढ़कर 40,261 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक बढ़कर 11,813 के स्तर पर बंद हुआ। आज अमेरिका में फुल ऑन एक्शन है। राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिकी चुनाव के नतीजों का असर साफ तौर पर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी पड़ेगा, जिसकी नजर लगातार हम भी बनाए हुए हैं। चलिए अब एफआईआईज डीआईआईज के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली हुई है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,274 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1101 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। आज बाजार में हमने देखा तेजी रही और तेजी के साथ ही बाजार बंद भी हुए। आज के सत्र को मजबूती कहां से मिली है? अमेरिकी चुनावों के दिन भारतीय बाजारों में एक और दमदार ट्रेडिंग सेशन रहा। गैप से खुले ग्लोबल बाजारों की मजबूती के दम पर और कल का जो तेजी का एक्शन बना, ये दोनों ही बाजारों के लिए काम आते हुए दिखे। उसके बाद बाजारों ने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार तेजी की तरफ बाजार आगे बढ़ते नजर आए और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। जी हाँ, निफ्टी फिर से 11,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी तो लगभग 800 अंकों की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। कल 900 से ज्यादा अंकों की तेजी रहा, आज 800 से ज्यादा अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखी। सेंसेक्स 40,000 के पार निकलकर बंद हुआ। इस दमदार तेजी के पीछे 2-3 बड़ी वजह थी। पहला, दमदार नतीजे, दूसरा एफआईआईज की तरफ से फिर से खरीदारी लौटती हुई दिखी और ये दोनों के साथ साथ सबसे बड़ा ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती का। अमेरिका में कल मजबूत सेशन रहा और उसके बाद लगातार अमेरिकी फ्यूचर्स धीमे धीमे अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आए। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिका के फ्यूचर्स 425-450 अंकों की दमदार तेजी दिखा रहे थे। इसी से जोश आता हुआ दिखा। यूरोप के बाजार भी बेहद मजबूत थे। तो अच्छे नतीजे हमारे अपने, ग्लोबल तेजी अमेरिका और यूरोप से, इन दोनों का संगम जो हुआ, लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का बाजार ने बेहद दमदार प्रदर्शन किया और वो भी तब जबकि एक बड़ी इवेंट आपके सामने। उस बड़ी इवेंट के पहले बाजारों की मजबूती जबरदस्त और काबिले तारीफ मानी जाएगी। तो अच्छा ट्रेडिंग सेशन। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी, आज फिर से बैंक निफ्टी ने लीड किया। रिलायंस आज फिर से सुस्त और कमजोर रहा, लेकिन उसके बावजूद बैंकिंग शेयरों में जो दमदार तेजी बनी वो बाजारों को आगे ले जाती हुई नजर आई। और आज इसके अलावा मेटल्स, ऑटो शेयरों ने भी इस तेजी में अपना योगदान दिया। तो चौतरफा रैली है, लगातार अलग अलग सेक्टर से बाजार में यहाँ पर एक्शन आता हुआ दिख रहा है, पार्टिसिपेशन आता हुआ दिख रहा है और ये बाजार की ताकत दिखा रहा है कि कुछ दिग्गज शेयर ना चले तब भी बाजार आगे बढ़ सकता है। तो अब एकदम इंटरेस्टिंग लेवल पर फिर से बाजार आते हुए दिखने लग रहा है। अपना करेक्शन पूरा करके फिर से तेजी की तरफ की रफ्तार पकड़ने की कोशिश निफ्टी की भी हो सकती है। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल मार्च के बाद से अपने हाईएस्ट लेवल पर, प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो दमदार एक्शन बैंकिंग अनिल जी। और कल का दिन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इवेंट एक बहुत बड़ा है। यूएस इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। कल सुबह भारतीय समय के मुताबिक 7:30 बजे तक वोटिंग यूएस में चलेगी, जो अभी भी जारी है। तो कल निफ्टी, बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स और क्या स्ट्रैटेजी रही है हमसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, कुशल हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। कुशल, आज बाजार में कहां सबसे ज्यादा एक्शन था खबरों के चलते?
जी, तो बाजार में आज शानदार तेजी हमें दोबारा से देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी खासकर आज दूसरे दिन लीड करता हुआ नजर आया बाजार की तेजी को। इनफैक्ट हमारे हिट कॉल्स भी रहे जी के, जहाँ पर अगर आप देखें तो सिमी जी का एचडीएफसी बैंक था और साथ ही एचडीएफसी जो है राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में भी आपको रेकमेंड किया गया था। इसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक जो आज का टॉप गेनर्स था बैंक्स में, वहाँ पर वीके शर्मा जी की भी राय थी। निफ्टी में यही स्टॉक जो थे, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखें सबसे ज्यादा गेनर था। साथ ही मेटल काउंटर्स आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाते हुए नजर आए। ग्लोबल बाजारों की जो तेजी रही उसमें भी एसबीआई और पावर ग्रिड भी शामिल थे। साथ ही निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची में यूपीएल लगातार दबाव में देखने को मिल रहा है, 5 से 6% का फॉल था। साथ ही एनटीपीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरे दिन गिरावट की चपेट में आता हुआ नजर आया। बैंक्स के गेनिंग ग्राउंड्स में आईसीआईसीआई और एसबीआई तो थे ही, साथ ही फेडरल और इंडसइंड बैंक भी आज तेजी मजबूती बनाते हुए नजर आए। एनबीएफसी स्पेस में भी एचडीएफसी लिमिटेड लगातार दूसरे दिन कल नतीजों के बाद 6% था और आज भी 4% की अपमूव यहां पर देखने को मिली। साथ ही अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस और चोला इन्वेस्टमेंट्स भी काफी फोकस में थे। मेटल स्पेस से जो रिवर्सल देखने को मिला वो था जीएसपीएल, हिंदुस्तान जिंक और साथ ही एपीएल अपोलो ट्यूब्स। फार्मा स्पेस की बात करें तो कैडिला हेल्थकेयर बढ़िया नतीजों के बाद आज काफी फोकस में था और 10% का अपर सर्किट भी यहां पर लगता हुआ नजर आया। और साथ ही बाजार के दौरान सन फार्मा में भी 4 से 5% का अपमूव इंट्राडे में देखने को मिला और लुपिन और ग्लेनमार्क भी फोकस में थे। वहीं ऑटो स्पेस की बात करें तो यहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल खासकर टू व्हीलर स्पेस में हमें देखने को मिला, जहां पर हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स शामिल थे। रियल्टी स्पेस की बात करें तो यहां पर आज एक मुनाफा वसूली देखने को मिली, जहां पर गोदरेज प्रॉपर्टीज कल 11% चला था, आज 9% का फॉल यहां पर आता हुआ नजर आया। शुक्रिया कुशल, सेक्टर स्पेसिफिक डिटेल में जानकारी देने के लिए आपका। आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, अब अगर मार्केट के लिहाज से समझे और ग्लोबल इवेंट्स को जोड़कर देखें, अगले 1-2 दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वोटिंग अमेरिका में जारी है, कल सुबह तक जारी रहेगी और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि दुनिया का बिग बॉस कौन होगा। अब ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मार्केट में? दूसरा सवाल यही होगा, कल की खरीदारी इंट्राडे की करनी हो, कहां पर करने की सलाह और हफ्ते भर का नजरिया कहां रखा जाए? बिल्कुल स्वाति, देखिए दुनिया भर के बाजारों में एक शानदार तेजी का माहौल है, जबकि एक बहुत ही बड़ा इवेंट जो कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वहां पे ट्रंप जीतेंगे कि बाइडेन जीतेंगे, बट स्टिल बाजारों ने उसको नकारते हुए एक बहुत अच्छी तेजी पिछले 2 दिनों से दिखाई है। कल बहुत ही शानदार तेजी यूएस के मार्केट्स में थी और उसको ही ट्रैक करते हुए हमारे बाजारों में भी एक बहुत ही शानदार तेजी बनी। और इसके अलावा जो भी नतीजे आ रहे हैं भारतीय बाजारों में, भारतीय कंपनियों के, खास करके जो लार्ज कैप्स है उनके तो बहुत ही शानदार नतीजे आ रहे हैं, इवन मिड कैप्स के भी नतीजे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा माहौल है। फिर एफआईआई की लगातार जबरदस्त खरीदारी के कारण भी बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। अब जहां तक कल के लिए खरीदारी का सवाल है, तो कल के लिए मुझे अच्छा लगता है, कल इंट्राडे के हिसाब से आपको अपोलो टायर में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉक आज 143 के आसपास बंद हुआ है, इसके कल नतीजे आने हैं और मुझे लगता है जिस तरह के हमने थोड़े दिन पहले जेके टायर ने अपने नतीजे पेश किए थे, बहुत ही शानदार नतीजे थे, मार्जिन में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट था, रबर प्राइसेस में जो गिरावट आई है उसका फायदा, प्लस जो ऑटो सेक्टर में जो एक तेजी बनी हुई है, जो मंथ ऑन मंथ जो नंबर्स आए हैं, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, टू व्हीलर सेगमेंट है, इवन टाटा मोटर्स के भी नंबर्स अच्छे आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो टायर वाला सेगमेंट है अच्छा करेगा और वहां से मैंने अपोलो टायर को पिक किया। कल इसके नतीजे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम अपोलो टायर्स। तो कल का मेरा इस स्टॉक में 155 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 138 रुपए। अपोलो टायर में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह। हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रख सकते हैं विकास जी? हाँ बिल्कुल स्वाति, हफ्ते भर का अगर आपका नजरिया है तो मैं एक फार्मा स्टॉक को रिकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। आज हमने सन फार्मा के नतीजे देखे, बेहद ही शानदार थे। कल हमने कैडिला के नतीजे देखे, बहुत ही अच्छे नतीजे थे। स्टॉक आज 10%, एक समय 10% का ऊपरी सर्किट भी लगा उसमें। ग्लेनमार्क के नतीजे भी इस वीकेंड माने फ्राइडे को आने वाले हैं, 6 तारीख को। मुझे लगता है जिस तरह से इस कंपनी ने भी जो कोविड के लिए दवाइयां लॉन्च करी है ड्यूरिंग लॉकडाउन, जैसे जो फेविपिराविर जो एक कोविड की ड्रग है, जिसका इनका एक फेविफ्लू करके प्रोडक्ट है, काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है। मुझे लगता है ये कंपनी के भी, इस कंपनी के नतीजे भी इस तिमाही के बेहद ही शानदार रहने चाहिए। स्टॉक आज 480-81 के लेवल पे बंद हुआ है। मुझे लगता है पोजिशनली अगर आपका व्यू है तो इस स्टॉक में करेंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 510 के मेरे टारगेट थे और 470 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी, फार्मा स्पेस से
यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा में हफ्ते भर की खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी जी की। आपके पास फिर से लौटेंगे सर। इस बीच आज नतीजों में कौन कौन से नतीजे पेश हुए, सन फार्मा की बात करते हैं। सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए कंपनी ने, नतीजे कैसे रहे हैं देवांशी आशर से जानते हैं हमारी सहयोगी। देवांशी, सन फार्मा के नतीजे अनुमान के मुताबिक कैसे रहे? सन फार्मा के नतीजे अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे। कंपनी का मुनाफा 70% तक बढ़ता हुआ दिखा। टैक्स क्रेडिट और साथ ही अन्य आय का फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखा। साथ ही अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 22% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। मार्जिन अनुमान से बेहतर थे, 25.6% पे आते हुए दिखे, जो 22% से बढ़ते हुए दिखे। इस तिमाही में कंपनी का जो खर्च है, ऑपरेशनल खर्च, वो इस बार एकदम फ्लैट आते हुए दिखे, लेकिन आय बढ़ने के चलते मार्जिन में भी सहारा मिलता हुआ दिखा है। आय इस तिमाही में केवल 5% तक बढ़ती हुई दिखी है, जिसमें हमने देखा कि जो भारतीय कारोबार है उसमें 1% तक की बढ़त है। यूएस कारोबार एकदम फ्लैट फिलहाल होता हुआ दिखा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करीब 10% तक की बढ़त इस तिमाही में देखने मिली है। कंपनी का ये कहना है कि इनकी जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं, जो सीक्वा और इल्यूमिया है, उसमें सीक्वेंशली हमने बढ़त देखने मिली है और साथ ही इनकी जो बिक्री है वो प्री कोविड स्तर पर जरूर पहुंचती हुई दिखी है। तो कमेंट्री काफी पॉजिटिव है, लेकिन जो मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखा है वो टैक्स क्रेडिट से मिलता हुआ दिखा और साथ ही जो अन्य आय में बढ़त है उसी के चलते आता हुआ दिखा है। एक और पॉजिटिव कमेंट्री ये भी है कि कंपनी ने पिछले 6 महीने में करीब $300 मिलियन तक के जो रीपेमेंट्स है वो कर चुकी है। तो इनका जो कर्ज है वो कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि सन फार्मा के लिए काफी पॉजिटिव है। लेकिन जो नतीजे हैं वो अनुमान से इस बार थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। सन फार्मा के नतीजे पर जानकारी देने के लिए देवांशी आपका शुक्रिया। वहीं अदानी पोर्ट ने भी आज सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। सीधे चलते हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी के पास। दीपांशु, अदानी पोर्ट के नतीजे कैसे रहे, क्या खास रहा है नतीजों में? अदानी पोर्ट के Q2 नतीजों की बात करें तो ज्यादातर अनुमान से कमजोर ही रहे। ठीक ठाक नंबर थे, स्थिरता दिखी, पर अनुमान से थोड़ा कमजोर नंबर्स आते हुए दिखे। अगर आप आय की बात करें तो 2900 करोड़ की आय आई है, सालाना तौर पर 3% की बढ़त हुई है, पर हमारा अनुमान 2975 करोड़, लगभग 3000 करोड़ के पास था, तो अनुमान से थोड़ी कम आय जरूर इनकी आई है। कामकाजी तौर पर अगर आप फॉरेक्स एडजस्टमेंट को हटा दें तो उसके बाद कामकाजी तौर पर उतने खास नतीजे नहीं थे। कामकाजी मुनाफा 1850 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान था 1940 करोड़ का। हालांकि सालाना तौर पर 3-3.5% की बढ़त है, पर अनुमान से कम रहा। वहीं अगर आप मार्जिन्स को देखें तो एकदम फ्लैट मार्जिन्स रहे हैं, 63.8% आए हैं वर्सेस 63.4%। हमारा अनुमान था एक्सपेंशन होके 65.2% के मार्जिन्स आएंगे। मुनाफा यहां पर सरप्राइज आया है और अनुमान से काफी मजबूत मुनाफे में बढ़त देखी है। लगभग 1390 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है, सालाना तौर पर 31% की बढ़त आई है। हमारा अनुमान 1222 करोड़ का था, तो अनुमान से भी अच्छा मुनाफा आया है और सालाना तौर पर तो 31% की बढ़त हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। जहां तक ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात है, सालाना तौर पर कार्गो वॉल्यूम्स में 7% की बढ़त हुई है, पर अगर आप तिमाही दर तिमाही देखें तो पूरे वॉल्यूम्स में 36% की बढ़त हुई है। कंपनी ने मार्केट शेयर भी गेन करा है, अब इनका ओवरऑल मार्केट शेयर 24% है और कंटेनर्स में तो इनका मार्केट शेयर अब 39% पहुंच गया है। और मोर इंपॉर्टेंटली कंपनी काफी बुलिश है आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए। उनका कहना है कि जो सेकंड हाफ होगा इस फाइनेंशियल ईयर FY21 का, वो काफी मजबूत होने वाला है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाकर ग्रोथ मोमेंटम बना रहेगा। और साथ ही जो इन्होंने कृष्णापट्टनम अधिग्रहण पूरा करा है उसका भी फायदा कंपनी के नतीजों पर आता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव गाइडेंस है। नतीजे कुछ खास नहीं थे अनुमान मुताबिक, या फिर आप कह सकते हैं थोड़े अनुमान से कमजोर ही नतीजे आए हैं अदानी पोर्ट्स के। शुक्रिया दीपांशु, अदानी पोर्ट के नतीजों पर हमें पूरी जानकारी देने के लिए। विकास सेठी जी, एक तो अदानी पोर्ट के नतीजों पर आपकी क्या राय, मतलब क्या करना चाहिए, अब स्ट्रैटेजी क्या बनाए, और सन फार्मा पर भी? बिल्कुल स्वाति, देखिए जहाँ तक अदानी पोर्ट्स के नतीजे हैं, जैसे दीपांशु ने बताया, नतीजे इन लाइन विद एस्टिमेट्स है, बट गाइडेंस काफी पॉजिटिव है। और वैसे फंडामेंटली एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। मुझे लगता है जिनका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है उनको इस स्टॉक में कोई भी डिक्लाइन में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है अगर आपके पास इस स्टॉक को देने के लिए 9 से 12 महीने हैं तो यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड या सब्सटेंशियल रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे, तो गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है। और जहाँ तक सन फार्मा का सवाल है, बहुत ही शानदार नतीजे इस क्वार्टर के आए हैं, खास करके मार्जिन्स में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट बताया है। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे भी या कोई भी गिरावट आती है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे भी इस स्टॉक में बहुत बुलिश है।
ओके सर, चलिए अब अमेरिकी चुनाव का हफ्ता है और इस हफ्ते में आईटी, ऑटो और फार्मा सेक्टर्स में कैसा दिखा है एक्शन, ये समझते हैं। कुशल, आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यूएस इलेक्शंस का आईटी, ऑटो और फार्मा सेक्टर पर कितना पड़ा है, ये जरा बताएं हमें। तो यूएस के लिए आज बहुत अहम दिन है, जहां पर इलेक्शंस जो हैं आज से शुरू होने वाले हैं और यहां पर हमने अमेरिकन मार्केट में किस हिसाब की उस दिन को तेज़ी रही या गिरावट रही और साथ ही भारतीय बाज़ारों पर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो स्टडी किया और साथ ही जो भारतीय कंपनियां हैं जिनका एक्सपोजर यूएस में है उन पर किस तरह का इम्पैक्ट रहा पिछले 3 इलेक्शंस में, उसको हमने स्टडी किया। जहाँ पर अगर आप देखें तो जो भारतीय IT कंपनियाँ हैं वहाँ पर आपको 2016 में साफ तौर पर गिरावट देखने को मिलेगी। करीब 2% से लेकर 10% तक का फॉल आपको TCS में जो बाजार का दिग्गज है उसमें देखने को मिली। तो डोनाल्ड ट्रंप जब सिलेक्ट हुए तो IT जो था वो अंडर परफॉर्म क्लियरली नजर आया। वहीं फार्मा स्पेस को अगर आप देखेंगे तो 3% से लेकर 6% तक की तेजी हमें औरोबिंदो फार्मा में देखने को मिली और यहाँ पर इसका क्लियर इंडिकेशंस ये निकल कर आया कि डोनाल्ड ट्रंप जब सिलेक्ट हुए तो यहाँ पर फार्मा स्पेस जो था वो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा। वहीं ऑटो स्पेस को भी हमने स्टडी किया जिनका एक्सपोजर जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है यूएस में, वहाँ पर कोई भी ज़्यादा पैटर्न निकल कर नहीं आया, पर IT में नेगेटिव ट्रेंड और साथ ही फार्मा में पॉजिटिव ट्रेंड क्लियर तौर पर आपको 2016 में नजर आया। और इस बार भी अगर डोनाल्ड ट्रंप सिलेक्ट होते हैं तो इस हफ्ते अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट है साफ तौर पर वापस से रिपीट होता हुआ दिख सकता है। शुक्रिया कुशल। यूएस इलेक्शंस और इसका असर अलग अलग सेक्टर्स पर कैसा पड़ेगा इस पर जानकारी देने के लिए अब कुछ आने वाले नतीजों पर बात करें तो कल अहम नतीजों में SBI सितंबर तिमाही के नतीजे पेश करेगी। पूजा त्रिपाठी से जरा समझते हैं अनुमान क्या कहता है। पूजा, जरा बताएं SBI की तिमाही नतीजों का अनुमान कैसा है? जी, SBI के नंबर्स मिले जुले देखने को मिल सकते हैं। इसमें अगर एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर बात करें तो नंबर्स अच्छे दिखाई देंगे। ग्रॉस NPA के जो लेवल्स है पिछले कई तिमाही का ट्रेंड देखें तो इस बार के निचले स्तर पर देखने को मिल सकता है 5.2% के आसपास। प्रोविजनिंग में भी कमी दिखाई देगी क्योंकि बैंक ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रोविजनिंग ले चुकी है अपने बुक्स में, मॉरेटोरियम बुक के सामने भी, तो वहां पर भी कोई दिक्कत ऐसी नजर नहीं आ रही है। लेकिन कोर प्रदर्शन की बात करें तो इस पर जिस तरह से क्रेडिट डिमांड कमजोर है उसका असर बैंक के नतीजों में देखने को मिल सकता है और धीमी ग्रोथ देखने का अनुमान है लिंक के लोन ग्रोथ के फ्रंट पर भी। इसी वजह से जो ब्याज से आए हैं उसमें हम मामूली 9% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं और प्रोविजनिंग में भी मामूली 4% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि अन्य आय से भी यहाँ पर ज्यादा कुछ सहारा मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो कोर प्रदर्शन के आधार पर अगर बात करें तो नंबर्स हल्के धीमी ग्रोथ देखने को वहां मिल सकती है, लेकिन एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बट देखना होगा जिस तरह के सरप्राइजेस मिल रहे हैं PSU बैंकों के नतीजों में, अगर मॉरेटोरियम में यहाँ पर कुछ नेगेटिव सरप्राइज निकल कर आता है तो उसका एक हिट लग सकता है एसेट क्वालिटी पर। लेकिन फिलहाल जो स्ट्रीट अनुमान करके चल रहा है वो मिले जुले नतीजों का है। शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आइए अब शो में खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है। HDFC सिक्योरिटी से BK शर्मा जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। सर, बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। बाजार आज और कल में, आज आप दर्शकों को कल के लिए बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताने वाले हैं? नमस्ते स्वाति जी, आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को 2 ऑप्शंस में लेके आया हूँ आपके लिए। एक तो सीमेंस और दूसरा है कोफोर्ज। तो सीमेंस या जीमेन जिस भी तरह से आप प्रोनाउंस करना चाहें, करीब 1306 रुपए पे ये क्लोज हुआ है और मैं समझता हूँ कि इसकी 1300 की कॉल करीब जो 58 रुपए पे ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें 48 रुपए का और टारगेट रहेगा इसका 93 रुपए। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कोफोर्ज, जिसको हम पहले NIT टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते थे, ये इसका पुराना नाम है। 2128 पे ये स्टॉक बंद हुआ है और करीब अगर हम देखें तो अपने हाई से पिछले करीब 20-25 दिनों में ये 26% गिरा है। तो काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है और अभी भी इसके अंदर थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस हैं। मेरा मानना है कि ये 2 या 3 दिन में ये स्टॉक चलना शुरू होगा। तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 2200 की कॉल ली जा सकती है 102 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 85 रुपए और टारगेट रहेगा 130 रुपए। हमेशा की तरह आपकी ये जो सीरीज है ये करंट सीरीज ही लेनी है आपको, नवंबर सीरीज, और ध्यान रखिए
स्टॉप लॉस प्राइस एक बार ऊपर बढ़ जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस अपनी खरीदारी के ऊपर ले जाएं जिससे आपको लॉस ना हो। नमस्ते और जय हिंद। शो में अब जानते हैं कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। अनिल जी, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, यूएस इलेक्शंस, क्या यही बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होंगे या कुछ और भी जिस पर नजर रखने की जरूरत है? निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ ही कौन से अहम लेवल्स होंगे? जहां तक कल का सवाल है, बाजारों के लिए पूरी तरह से संकेत अमेरिकी बाजारों से और अमेरिका के फ्यूचर से ही मिलेंगे। अभी तक तो पूरा मूड माहौल चुस्त दुरुस्त और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही तगड़ी तेजी वहां पर होने की संभावना है, लेकिन चुनाव का वक्त है, किसी भी तरह के मूव ऊपर या नीचे के बड़े आ सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो शुरुआत जो हम करेंगे कल सुबह वो ग्लोबल मार्केट से और स्पेशली डाउ फ्यूचर्स को देखकर करेंगे कि आज रात जब अमेरिका में वोटिंग होती है उसके बाद किस तरह के रुझान आगे बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो लेवल्स अहम हैं अब बाजारों के लिए, 11,650, 11,725 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर कल काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 11,875, 11,925 छोटी रुकावट का लेवल है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद 11,975 के आसपास के लेवल। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 25,150, 25,225 ये एक मजबूत सपोर्ट था जिसको बैंक निफ्टी ने पार किया और टिका भी, लेकिन जिस तरह से आगे बढ़ा है अब ये लेवल बहुत दूर नजर आता है। तो कल के लिए तुरंत आपको जो सपोर्ट दिखेगा बैंक निफ्टी पर वो 25,450 से 25,650 की रेंज में होगा, ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर ये तोड़कर नीचे गए तो अलग बात है, संभावना कम दिखती है। ऊपरी स्तरों पर 25,950, 26,200 ये रेंज दिख रही है जहां तक बैंक निफ्टी एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अगर ग्लोबल मार्केट से साथ दिया तो बाजार यहां से और ऊंचाइयां दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन चुनाव का वक्त है अमेरिका में, तो किसी भी तरह के बड़े मूव के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। मजबूती तो डेफिनेटली है, इसमें कोई डाउट नहीं। और सबसे बढ़िया बात है कि भारतीय बाजारों में एफआईएस की खरीदारी भी फिर से लौट रही है और साथ ही नतीजे एक के बाद एक दमदार आते दिख रहे हैं। तो इन दोनों के दम पर तेजी भरपूर होने की संभावना आगे भी बनती दिख रही है। कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए। चलिए अब जानते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से मिलेंगे आपको कमाई के मौके। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका शो में, बताइए कल कहां पर मौके बन रहे हैं ऑप्शंस में? या गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए आज जिस तरीके से मार्केट ने 11,800 के ऊपर क्लोजिंग दी है और जिस तरीके से पुट राइटर्स एग्रेसिव दिखे मार्केट में लोअर स्ट्राइक्स पे, तो ये बेस तो हायर साइड पे शिफ्ट हो चुका है। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी में मोमेंटम है तो हमें लगता है कि ये बाइंग साइड का मोमेंटम और कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए। मार्केट 11,900, 930 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम 11,900 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे इस करंट वीकली सीरीज का, जो कि करीब 84-85 रुपीज के आसपास बंद हुआ है। इसमें 50 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें और टारगेट हमें लगता है 120 से 130 रुपए तक के आते हुए दिखना चाहिए। तो मार्केट का जिस तरीके से बुलिश सेंटिमेंट है, आज जिस तरीके से 11,800 के ऊपर बंद हुआ है मार्केट, ये मोमेंटम और कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए। तो ये ऑप्शन बाय करके तेजी की सलाह रहेगी, 11,900 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच अगर कल के सेशन में देखें तो हमें लगता है कि कल के सेशन के लिए डाबर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, डाबर को बाय करके चलना चाहिए। आज स्टॉक ने रिजल्ट भी डिलीवर करे कंपनी ने, और जिस तरीके से स्टॉक अपने नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिखा रहा है, हमें लगता है डाबर में कल के सेशन में 534 से 540 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट क्लोज के हिसाब से 508 के स्टॉप लॉस से डाबर बाय किया जा सकता है कल के सेशन के लिए। शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अब विकास सेठी सर आपके पास आ रहे हैं अंत में और जानेंगे लंबी अवधि का नजरिया कहां पर रखने की सलाह होगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, जो लंबी अवधि के लिए स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो स्टॉक आज बिल्कुल सुर्खियों में था। स्टॉक का नाम है सन फार्मा। ये कंपनी के आज नतीजे बेहद ही शानदार थे। इस स्टॉक को मैंने फ्राइडे को, जो मेरी 2:30 बजे एक शॉर्ट टर्म पिक का सेगमेंट रहता है, तो इस फ्राइडे को मैंने 465 के लेवल पर रिकमेंड करा था। मेरे टारगेट थे 485 के, इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स, जो कि आज अचीव हुए हैं। बट ये स्टॉक इन नतीजों को देखने के बाद जिस तरह से सब पैरामीटर्स पे बाजार के एस्टिमेट्स को बीट किया है, मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है और फार्मा सेक्टर बिल्कुल फोकस में है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट पे इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में वी कैन इजीली एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 575 रुपीज ऑन द स्टॉक। तो खरीदारी करने की सलाह है लॉन्ग टर्म के लिए सन फार्मा।
सन फार्मा में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी जी की। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में आप शामिल हुए, साथ ही तमाम रिसर्च एनालिस्ट अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए और खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात, लेकिन बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जरूर जुड़िए जी बिजनेस के साथ।